नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक का पार्ट आगे बढ़ाने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 के अंदर अपने देखेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अपने स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था, कार्य के बारे में पढ़ा था, यानी वर्क के बारे में पढ़ा था। और वर्क क्या होता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल यानी F इंटू डी का जो गुणनफल होता है वो आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल और उस बल की दिशा के अंदर जो विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, यानी F गुणा डी। और इसका मैंने आपको SI मात्रक भी बताया था। तो SI मात्रक देखो, बल का क्या होता है न्यूटन और दूरी का या डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और इसी का CGS मात्रक, कौन सा, CGS मात्रक जो क्या होता है, अर्ग होता है। अर्ग होता है ERG से इसको डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच में गहरा एक संबंध भी आपने देखा था कि 1 जूल के बराबर में कितने अर्ग होते हैं। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। और इसी एक अर्ग को अगर मैं अलग करूंगा तो ये 10 की पावर 7 क्या आ जाएगी, इनवर्स में आ जाएगी, 10 की पावर -7 जूल भी इसको लिख सकते हैं एक अर्ग बराबर। तो ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनों ने वर्क के अंदर फॉर्मूला देखा था और इस फॉर्मूले के अंदर ये भी देखा था कि अगर थीटा कोण पर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर में F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। W बराबर में F गुणा डी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये भी हमने देखा था कि अगर थीटा का मान 0 होगा तो W क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो W क्या हो जाएगा, 0। तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या है पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आइए अब अपने क्या इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अपने देखते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल प्रीवियस क्लास का था जो हमने एक बार फिर से क्या कर लिया है, रिवाइज इसको कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा और इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, कार्य करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी इंग्लिश में कहें तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी काम को करने की कितनी क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और जितनी ऊर्जा ज्यादा होगी उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता रहती है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो चलिए अपने इसको शुरू करते हैं आगे की ओर। तो ऊर्जा को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो ऊर्जा का अपने 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो पहली जो है वो है स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी जो है गतिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्थितिज, यानी एक ऐसी वस्तु जो कोई एक विशेष स्थिति में हो यानी स्थिर अवस्था में हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर रहती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा एक ऐसी वस्तु जो क्या हो, गतिशील हो, यानी जिसमें गति हो रही हो, तो उस गति के कारण उस वस्तु में जो संचित ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी सिंपल भाषा में कहें तो इसके लिए लिख सकते हैं स्थिति विशेष के कारण, स्थिति विशेष के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा, वस्तु में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, गति विशेष के कारण, यानी किसी वस्तु के अंदर गति हो तो गति विशेष के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा, गति विशेष के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो सिंपल भाषा में क्या होगा कि एक ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो उसके लिए उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा
होगी। और एक ऐसी वस्तु जो किसी स्थिति विशेष के अंदर रखी हो तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इन दोनों के अपने एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा जो है इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और जिसको अपने शॉर्टकट में पीई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो इसको शॉर्टकट में के से अपने डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अगर वस्तु स्थिर है तो उसके अंदर क्या है, एक स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है यानी मूवमेंट कर रही है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे एक पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूम रहा है तो घूमते हुए पंखे में कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। हवा चल रही है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु स्थिर है, यानी हमारे छत के आपने देखा पंखा लगा हुआ, तो वो एक स्थिति विशेष पर रुका हुआ है, तो उस पंखे के अंदर कौन सी एनर्जी है, अगर रुका हुआ है तो कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर गति कर रहा है पंखा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। अब कई बच्चे सोचेंगे कि जब वो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन स्थितिज क्यों होगी, क्योंकि वो एक स्थिति विशेष के कारण क्या है, एक रखा हुआ है, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वो अपने एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें दोनों क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि एक आपने टर्म पढ़ी होगी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसको अपने इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो टोटल है, जो योग है, वो क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये टोटल जो होगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब आप सोचो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यानी ऐसी कोई एनर्जी जिसमें काम करने की क्षमता हो, यानी जो काम करने की क्षमता रखती हो वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। और जो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के मध्य इनके अंदर संबंध क्या है। तो एक बार लिखा था, ये तो क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा तो क्या है, के ई प्लस पीई होता है, के ई माइनस पीई होता है, के ई गुणा पीई होता है, या के ई भाग पीई होता है। यानी के ई का मतलब गतिज ऊर्जा से है और पीई का मतलब स्थितिज ऊर्जा से है। तो यहां पर अगर अपने यांत्रिक ऊर्जा के लिए संदर्भ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, के ई प्लस पीई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपने इनको क्या है, आगे बढ़ाते हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर क्या कुछ और है फॉर्मेट, वो भी अपने क्या है देख लेते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूं स्थितिज ऊर्जा, इधर क्या लिख रहा हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इधर मैं लिख रहा हूं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो दोनों को अपने बराबर में लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको अपने के ई से डिनोट करेंगे और इसको अपने क्या करेंगे, पीई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ एग्जांपल ले लेता हूं कि ताकि आपको पता चल जाए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा में अपने देखे एग्जांपल, तो खींचा हुआ धनुष, तो आप लोगों ने देखा होगा एक धनुष है, उसको क्या है पूरा खींच के रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी तरह खींचा हुआ रबड़, खींचा हुआ रबड़, अगर किसी रबड़ को आपने खींच के रखा हुआ है तो उसने अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कौन सी होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा बांध द्वारा रोका गया पानी, बांध द्वारा रोका गया पानी, तो बांध क्या है, डैम अपने बनाते हैं जिसको हाइड्रो पावर अपने बोलते हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो बांध को अपने बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, और वो पानी जो रोक के रखता है तो उस पानी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बांध द्वारा रोका गया पानी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल काफी फेमस है, चाबी भरा खिलौना। तो चाबी भरा हुआ खिलौना तो आप लोगों ने देखी होगी कि छोटे बच्चों के जो खिलौने आते हैं तो उसमें चाबी भरी जाती है, और जितनी ज्यादा अपने चाबी भरेंगे तो उसकी जो मोशन होगी वो आगे क्या है, उतनी ही ज्यादा गति करेगी। यानी चाबी भर के उसको अपने छोड़ देते हैं तो फिर वो गति करने लगता है, तो यानी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे अपने मैं बात करूं छत पर लगा पंखा, तो छत पर लगा जो पंखा है
उसके अंदर भी क्या है, एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ऐसी कोई भी वस्तु, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी भी वस्तु में हमेशा होता है, तो ध्यान रखना किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा तो हमेशा ही होती है, और अगर गति कर रही है तो वो गतिज ऊर्जा भी उसमें होगी। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो बहता हुआ जल, ठीक है, आई थिंक आपको एग्जांपल से आसानी से समझ जाओगे कि जो कोई भी वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो आप उसको गतिज ऊर्जा के अंदर रख सकते हो। बहती हुई हवा, अगर हवा चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होगी, आपकी गतिज ऊर्जा होगी। इसके अलावा गति करते वाहन, तो गति करते वाहन, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसके अलावा दौड़ता हुआ धावक, दौड़ता हुआ धावक, धावक यानी जो प्लेयर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, अगर वो दौड़ रहा है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो भी कैसी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गए क्योंकि बहुत इजी है एग्जांपल, लगभग सभी बच्चे जानते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी अपने बात कर लेते हैं जिसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होती है प्लस स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो ऐसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो चलता हुआ पंखा, छत वाला बात कर रहा हूं, ठीक है, चलता हुआ पंखा, तो छत पर जो पंखा लगा हुआ है वो क्या है, छत पर है, ठीक है, तो वो घूम भी रहा है और उसकी एक विशेष ऊंचाई भी है, तो उस दौरान उसमें दोनों एनर्जी होगी। इसी तरह उड़ता हुआ विमान, उड़ता हुआ विमान, तो विमान क्या है, उड़ रहा है, तो उसकी एक निश्चित तल से ऊंचाई है, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी है। और गतिज ऊर्जा क्यों है, क्योंकि वो गति भी कर रहा है। और तीसरा इसका एग्जाम्पल है लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर यानी एक कोई पत्थर है वो बहुत ही ऊंचाई से लुढ़क रहा है, तो उसमें ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा भी है, और वो ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे चलता हुआ हथौड़ा, तो चलता हुआ हथौड़ा यानी कोई हैमर है, वो बार बार क्या मशीन के द्वारा रिपीट हो रहा है, तो उसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी होगी। लेकिन अगर हाथ में उठाया हुआ हथौड़ा पूछे कि एक मैकेनिक है जिसने हाथ में हथौड़ा उठा रखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर वो गति कर रहा है तो उस दौरान उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ही एनर्जी होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इसको अपने आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं कि इनके फॉर्मूला क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए जो हमने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा था वही मात्रक जो इसमें है, फॉर्मूला अलग है लेकिन मात्रक दोनों के सेम ही है, कार्य का भी और ऊर्जा का भी। तो इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं, तो स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसी तरह अगर गतिज ऊर्जा की एसआई मात्रक की बात करूं, क्योंकि ये भी तो ऊर्जा है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो ऊर्जा का और कार्य का दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, जो भी अपने पिछली क्लास में क्या है पढ़ा था। ये दोनों रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी इंटू एच, यानी mgh, यहाँ पर mgh है, mdh मत लगा देना कहीं आप सोचो कि मसाले वाला बात कर रही है, तो mgh है। तो m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। g जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण। तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही आसान है ये चीज। और h जो है, ठीक है, तो धरातल से उस वस्तु की ऊंचाई या कोई भी निश्चित तल जहां पे लेते हैं तो उसकी ऊंचाई, तो धरातल से वस्तु की ऊंचाई जो अपने वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी सिंपल भाषा में अपने कहें तो m और g और h का गुणनफल है वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो मैं बात करूं m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, जैसे ये डस्टर बोर्ड है, डस्टर बोर्ड में क्या देखो आप, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और इस प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान मिलकर इसने क्या है, पूरी स्ट्रक्चर बनाई है। और ये द्रव्यमान ना तो कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखना, किसी भी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको अपने द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। अगर मैं इस डस्टर को दूसरे ग्रह चंद्रमा पर भी लेके जाऊंगा तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, परंतु भार बदल जाएगा। ठीक है, और जी की बात करूं तो ये है गुरुत्वीय त्वरण,
यानी पृथ्वी जिस त्वरण के साथ वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए ध्यान रखना वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होती है। अगर कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उसके लिए लगभग इसके लिए 10 भी लिखा होता है, तो ठीक है, अगर दिया हुआ है तो 10 लिखना है, अगर नहीं दिया तो आपको 9.8 लिखना है। और h क्या है, हाइट, तो हाइट क्या होगी, एक निश्चित तल से ऊंचाई, जो मीटर में लेंगे। ये द्रव्यमान जो है ये किसमें लेंगे, अपने केजी में लेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ऊंचाई किसमें लेंगे, मीटर में, ऊंचाई किसमें लेंगे, मीटर में, ठीक है, ऐसा ही मात्रक में। अब मैं बात करता हूं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है, तो क्योंकि गति की बात करें तो इसमें गति तो विशेष तौर पे इस्तेमाल होगी, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो m वही है वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या होता है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, ठीक है। तो ये आपको क्या है, दो कंपोनेंट इसके अंदर आ रहे हैं, देख पा रहे हो आप, दो एलिमेंट है, एक m और एक v, और इसमें जबकि कितने आ रहे हैं, m g और h। तो दोनों के फॉर्मूले आपको आई थिंक याद रह जाएंगे, बिल्कुल इजी है, mgh और हाफ mv स्क्वायर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है कि स्थितिज ऊर्जा हमारी डिपेंड किस पे कर रही है। तो जैसे मैं एक बात करूं, ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान भी फिक्स है, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं को सेम गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यानी g का मान भी फिक्स है। तो इसका मतलब रही क्या बात, रही बात किसकी, ऊंचाई की, क्योंकि अगर इसकी ऊंचाई कम है तो उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल कम होगी। अगर ये ऊंचाई का मान ज्यादा रख दूंगा तो यहाँ पर h का मान ज्यादा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ओवरऑल अगर मैं इन दोनों के ऊपर देखूं कि ये दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, तो मैं वो यहाँ पे दोनों आपको समझा देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आपकी समझने की बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम ये जानते हैं कि Pe बराबर में क्या आता है, mgh होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल भाषा लिख सकता हूँ कि Pe जो प्रोपोर्शनल है वो किसके रहेगा, वेरिएबल h के रहेगा। m और g के तो है ही है, क्योंकि सेम वस्तु के लिए तो वही रहेंगे, लेकिन h चेंज हो सकता है। तो h चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, ऊंचाई के समानुपाती है। तो यानी यहां से समझे क्या, अगर h का मान ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और अगर h का मान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर, तो अगर अपने यहीं पर भी बात करें तो सेम देखिए, वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन हम किसी वस्तु का वेग तो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक कार है, तो एक कार है, उसका द्रव्यमान तो क्या है, जैसे 1200 किलोग्राम है, तो वो तो फिक्स है, लेकिन उसका वेग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यानी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। देखो v के स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज होगी। तो यानी गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक वस्तु के वेग के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक रुकी हुई कार में गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो रुकी हुई कार है तो इसका मतलब उसका वेग क्या होगा, फिर जीरो, तो वेग जीरो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, तो यानी उसके अंदर शून्य हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें कि अगर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पेपर में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, मैं सिंपली बता देता हूँ कि यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु के वेग को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो वेरी सिंपल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वस्तु के वेग को दुगना करने के लिए कहा है, तो बच्चा इसमें पजल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उसने कहा है कि वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यानी वेग को कितना करा है, दुगना, तो 2 की स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी प्रोपोर्शनल में, 4। तो यानी अगर वस्तु के वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस जिसके ऊपर डिपेंड करिए उसी को ही आपको वेरिएबल को लेना है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके इस फॉर्मूले के ऊपर, जो इसकी एनर्जी का मान डिपेंड करता है, वो हो गया। एक अपने एग्जांपल लेते हैं। अब आपको क्लियर पता चल गया कि अगर ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई के ऊपर तो डिपेंड कौन कर रही है, स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वस्तु के वेग के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और
उस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है, और वो नियम आप लोगों ने सुना होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यानी ऊर्जा का संरक्षण, यानी ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा कभी भी क्या है, नष्ट नहीं होती है, और न ही कभी इसका निर्माण होता है। जितनी ऊर्जा होती है वो उतनी ही रहती है, बस उस ऊर्जा का क्या है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। फॉर्मेट यानी उसका टाइप बदल जाता है, उसका ऊर्जा का रूप बदल जाता है। तो आपने इसकी परिभाषा भी सुनी होगी कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊर्जा क्या है, कभी भी नष्ट नहीं होती है, न ही कभी नहीं बढ़ती है। वही फॉर्मेट में चेंज हो जाती है, लेकिन उतना ही मान रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं बात करूं पंखा, तो पंखा में आप लोगों ने देखा होगा, तो पंखे को अपने चलाते हैं, तो चलाने के लिए अपने क्या देते हैं, इसको विद्युत ऊर्जा देंगे, और वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, जब वो घूमेगा तो वो किस में बदल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऐसे ऊर्जा कन्वर्ट करने वाले उपकरण बहुत से हैं, जिसकी मैं वीडियो एक अलग से लेकर आऊंगा। एक दो मैं और बता देता हूं, जैसे मैं बात करूं मोटर, तो आप लोगों ने घर में अपने पानी वाली मोटर देखी होगी, उसको आप क्या देते हो, विद्युत ऊर्जा देते हो, क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा से चलेगी, और जब वो घूमेगी तो वो क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच के फिर कंफ्यूज होते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है, वो तो घूम रही है। यानी ऐसी कोई भी ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता रखती है, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है या जिसमें एक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, तो वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। एक अपने याद रखना है जनरेटर। ये मोटर और जनरेटर बहुत ही फेमस हैं, लेकिन मैं ये पूरी लिस्ट एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें लगभग 20 से 25 ऐसे उपकरण होंगे जो एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरेटर हमेशा क्या करता है, जनरेटर उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, शादी पार्टियों में अपने क्या है, जनरेटर का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए करते हैं, तो उसको घुमाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा से, और विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है। तो यानी यहाँ पर एनर्जी क्या है, सेम रह रही है। ठीक है, बस कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे उपकरण बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए ऊर्जा संरक्षण के ऊपर ही फाइनल अपने बात करते हैं, और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो अभी अपन ने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या फॉर्मेट है। तो देखिए, ये एक कोई खंबा या कोई भी एक निश्चित ऊंचाई की कोई बिल्डिंग मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई बालक खड़ा है, और ये बालक क्या है, अपने हाथ के अंदर इसके पास एक क्या है, बॉल है। इस बॉल को गिराता है, और इसकी ऊंचाई जो है h मान लेता हूं, एक निश्चित धरातल से। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आपसे अगर पूछा जाए कि इस बॉल के पास एनर्जी, अभी इसने बॉल को पकड़ रखा है, तो उसमें एनर्जी कौन सी है, तो देखिए बॉल इसके हाथ में है, और इसके अंदर क्या है, एक निश्चित ऊंचाई है, लेकिन बॉल गति नहीं कर रही है। तो आप सिंपल भाषा में देखेंगे कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, और हाइट अभी मैक्सिमम है, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आप जैसे जैसे देखोगे कि जैसे ही मैं बॉल को नीचे गिराऊंगा, तो बॉल अपने क्या है, इस प्रकार नीचे आएगी। एक मान लो एक क्षण यहाँ पर है, फिर एक क्षण यहाँ पर है, फिर एक क्षण यहाँ पर है, फिर एक क्षण यहाँ पे, और एक क्षण यहाँ पर होगी, जब वो जस्ट भूमि को क्या करने वाली होगी, टच करने वाली होगी। तो जैसे जैसे बॉल गति करती हुई नीचे आएगी, तो आप देखोगे कम होगी, हाइट कम हो रही है, यानी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके समानुपाती होती है, हाइट की होती है। अगर हाइट कम होती जा रही है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जब वस्तु को नीचे गिराएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसकी वस्तु की, यानी जो बॉल है, उसकी वेलोसिटी वो क्या है, बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो वस्तु का वेग क्या होगा, v 0 होगा, लेकिन यहाँ पर v थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पर v और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर v का मान और अधिक बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जब वो ठीक भूमि को टच करने वाली होगी, तो उस दौरान उस वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उस वस्तु के वेग पर डिपेंड करती है। तो यानी इस पॉइंट के ऊपर जो वस्तु में एनर्जी होगी वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और वो भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है
कि एक गिरते हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होती है और कौन सी कमी होती है। तो ध्यान रखना, जैसे ही एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर को गिराएंगे तो उसकी ऊंचाई में कमी होती जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। तो आपसे पूछे कि एक बालक जैसे पत्थर लिए हुए खड़ा है तो ऊंचाई पर h पर है, तो उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? अधिकतम कब होगी? जब वो पत्थर गिराया जाए और ठीक भूमि को क्या करने वाला हो? टच करने वाला हो, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी अधिकतम, तो यानी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम। और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी? जब बालक ने उस बॉल को अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो यानी सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा थी यहाँ पर, वो पूरी की पूरी इस पॉइंट पर आकर, अगर इसको मैं बी नाम दूं, इसको ए दूं, तो बी पॉइंट पर आकर वो गतिज ऊर्जा सारी की सारी किस में बदल गई है? गतिज ऊर्जा में बदल गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपसे काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ध्यान रखना, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर अपने क्या है आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल क्या है? एक कार है। ठीक है, एक कार, ठीक है, एक कार है, ये जैसे कोई कार है मान लो, और इस कार का द्रव्यमान दे रखा है m, कितना? 1200 किलोग्राम। इस कार का द्रव्यमान कितना है? 1200 किलोग्राम है, और इस कार का जो वेग है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए वेग यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। तो इस कार इस गति से जा रही है, तो इसमें अपने आपसे काउंट करें कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा जानते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। m क्या आता है? द्रव्यमान। किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। जी हाँ, किलोग्राम में ही है। और इनटू में v किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में है, जी हाँ है, तो v का क्या करना है? स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था तो उसको आप मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करते, और आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेलोसिटी आपसे चेंज करवा के ही सवाल देगा। और क्योंकि किलोमीटर में दिया है, बच्चा क्या करेगा? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देगा, गलत कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो ये कितने पे चला जाएगा? 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 60,000 जूल। तो 60,000 जूल को अगर अपने 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 60 किलो जूल भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपने ऊर्जा का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सुझाव दीजिए जो किसी भी प्रकार से आपको कोई इसमें कमी लगती हो तो। ठीक है, धन्यवाद।